हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के जो कार्टून वाले क्वेश्चन हैं या जो पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और इस एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे कार्टून वाले क्वेश्चन बनते हैं, इमेजेस वाले क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से और कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको कुछ दो तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे और अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों बताऊंगा। और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो आप। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है या लाइव क्लासेस जब जब हमारी होंगी, जिस टाइम पे होंगी, सारी अपडेट जो है आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप जाकर टेलीग्राम पे सर्च करना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपका दो ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर है। इसमें एक बर्लिन का दीवार जो है उसका एक टॉपिक था। तो बर्लिन की दीवार टॉपिक से कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये आपके सामने एक इमेज है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक वॉल दिखाई दे रही है, यानी कि एक दीवार दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि बर्लिन को, यानी कि जो कि जर्मनी को दो हिस्सों में बांट रही है, जिसको बीच में बर्लिन की दीवार के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनेंगे हमको ये समझना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई जो दीवार है वो किस देश से रिलेटेड है, यानी इसका संबंध किस देश से है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये दीवार जो है वो किस बात का प्रतीक है। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। अब ये शीत युद्ध वाला टॉपिक जो है ये चैप्टर पहला होता था। ठीक है, अब वो टॉपिक तो खत्म हो गया, यानी चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले इस तरीके का। तो देखिए ये जो है ये किस देश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जर्मनी नामक देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको और डिटेल में बता दूं, यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश है जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, और बर्लिन में ये दीवार खड़ी की गई थी। तो किस देश की बात चल रही है? जर्मनी की। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ये दीवार किस बात का प्रतीक थी, तो ये विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, विभाजन किन के बीच में, किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि यहां से बंटवारा देश दुनिया का हो गया था। दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ आप देखोगे तो आपको यूएसए दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ आपको यूएसएसआर दिखाई देगा, यानी कि एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत संघ, और बीच में जो डिवाइड करने वाली दीवार है ये क्या है? बर्लिन की दीवार है। तो आप इसको कई तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, आप ऐसे बता सकते हो। या ये दोनों खेमे, इसको खेमा कहा जाता था, यूएसए वाला अलग गुट है, यूएसएसआर वाला अलग गुट है, उन खेमों के बीच में विभाजन का प्रतीक है। इसको शीत युद्ध से जोड़ के भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप शीत युद्ध से रिलेटेड भी कर सकते हो। तो पहले आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मतलब क्वेश्चन तो यही होंगे, बस आपको ऑप्शन दे देंगे, यानी कि अब आपके लिए ज़्यादा आसान है। आपको क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप तुरंत ही देखकर उसके आंसर को क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन पहले लिखना होता था। तो ये आपको किस चीज़ का प्रतीक है आपको समझ में आ गया। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो ये देखिए, वैसे तो ये चैप्टर डिलीट था, लेकिन ये टॉपिक पूछा जा सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड है, ये बर्लिन की दीवार से रिलेटेड है। तो शीत युद्ध का मतलब क्या था कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1939 से 1945 में, 1945 के बाद दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इन्होंने क्या करा था, दुनिया को दो गुटों में बांट दिया था, और इनके बीच में जो एक कंडीशन, एक स्थिति बन गई थी, उसको शीत युद्ध कहा गया है। शीत युद्ध क्यों कहा गया था? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं संघर्ष में थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होना चाहते थे। उधर अमेरिका हथियार बढ़ा रहा था, उधर सोवियत संघ हथियार बढ़ा रहा था, और इस जो ये दोनों के बीच में जो कंडीशन बन गई थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध जो है वो हो ही जाएगा, परंतु युद्ध हुआ नहीं। इसी कंडीशन को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि पहले का देखिए, जर्मनी की बात चल रही है, किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी? साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी।
अब यहाँ पे एक चीज है कि भाई सीधी उससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि विचारधाराओं का मतभेद, किसके बीच में मतभेद था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था, यही चीजें आपको बतानी थी। तो ये होता है आपका पैटर्न, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर में से ले रखे हैं क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में आ रखे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल चांस है आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और अब आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, तो आपको ऑलरेडी पहले से वहां पे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड इमेज आपके सामने है, यहाँ पे आपको एक साइकिल दिखाई दे रही है। इस साइकिल को ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है चाइना, और ये जो है ये कम्युनिज्म का कहीं ना कहीं साइन है, और ये पीछे वाला जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये डॉलर को दर्शा रहा है, यानी कि ये पूंजीवाद को दिखा रहा है। ये पूंजीवाद को दिखा रहा है तो ये साम्यवाद को दिखा रहा है, और ये चाइना है। तो इससे कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन को देख के थोड़ा हमें और हिंट मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक जो है वो किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। अब ये साइकिल जो है किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, आपको क्लियर पता है, यहाँ पे नाम पहले ही लिखा हुआ है। तो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में दे देंगे चाइना, जापान, अमेरिका, सोवियत संघ, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पहचानना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास जो है वो खत्म कर दिया था। तो आपको पता है 1972 की अगर हम बात करें तो पहले चाइना ज़्यादा व्यापार नहीं करता था, लेकिन इसने यूएसए से छुपे तौर पे अपने संबंध सुधारे और व्यापार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे आंसर है यूएसए, यानी कि अमेरिका, ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है, और पीछे के पहिए में जो प्रतीक चिन्ह दे रखा है वो किस चीज को दर्शा रहा है। तो देखिए ये जो आगे है ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, उस विचारधारा को दिखा रहा है। पीछे वाला जो डॉलर है, डॉलर का चिन्ह है, डॉलर जो है वो पूंजीवाद को दर्शा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार इसके आंसर देखते हैं हम। देखिए किसकी बात चल रही थी, चीन था, ये हम सबको पता है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है चाइना, तो यहाँ तो सीधा सीधा आंसर है। किससे उसने राजनीतिक एकांतवास खत्म करा था, अमेरिका से दोस्ती करके, ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे का जो पहिया है वो चीन की जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको दिखा रहा है, और पीछे की जो पहिया है उसमें डॉलर दिखा रहा है, अमेरिकी डॉलर, जो कि किसका प्रतीक माना जा सकता है, पूंजीवाद का प्रतीक माना जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ आपको आंसर वहीं मिल जाएंगे, बस आपको पहचानना है। ऐसा जैसा नया पैटर्न है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखो एक बार, आपके सामने की इमेज है, और यहां पे आपको एक बड़ी सी वॉल दिखाई दे रही है, यानी कि दीवार दिखाई दे रही है। इसको कहा जाता है चीन की दीवार, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। और यहां पे आपको ड्रैगन दिखाई दे रहा है, ड्रैगन जो है चाइना से संबंधित है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, ये जो कार्टून है, कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है, हमको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि हाथ दिखाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में पूछा क्या गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो कार्टून है ये किस देश को दर्शा रहा है। तो ये सीधी बात है भाई, चीन को दर्शा रहा है। चीन की दीवार हो गई, ड्रैगन हो गया, तो इससे तो हमें क्लियर ही पता लग गया चाइना को दर्शा रहा है। सेकंड है कि कार्टून में ऐसे कौन से दो सिंबल हैं, ठीक है, सिंबल कौन से हैं जो दो दर्शाए गए हैं। एक सिंबल तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रैगन का दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिंबल क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रतीक के रूप में देखें कि चीन का जो वर्चस्व है ना वो दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है, इतनी तेजी से अमीर हो रहा है, ठीक है, वही चीजें दिखा रहे हैं। और ये चित्र क्या दर्शा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें आपको किस देश से रिलेटेड है ये इमेज, चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें चीन की दीवार दिखाई दे रही है और ड्रैगन दिखाई दे रहा है, ये चीज हमने देख ली थी। चीन जो तेजी से बढ़ रहा है, इसका जो आर्थिक विकास हो रहा है, इसका दबदबा जो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इसका जो व्यापार बढ़ रहा है, ये चीज हमको बतानी थी। और एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो कौन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अब इसके ना आंसर कई बन सकते हैं, हो सकता है ये भारत की तरफ से हो, और हो सकता है अमेरिका की तरफ हो। खासकर इसका आंसर अमेरिका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि चाइना जिस गति से अपना विकास कर रहा है ना, अगर ऐसे ही विकास करता रहा तो 2040 तक वो अमेरिका को पछाड़ देगा, यानी अमेरिका को भी पीछे कर देगा, इतना आगे चाइना चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेरिका कह रहा हो कि भाई रुक जा, थम जा, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है, ऑप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिए।
अब ये एक इमेज है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजपक्षे, ठीक है। राजपक्षे सुनते ही आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए बात श्रीलंका की है। फिर देखो इनके हाथ में एक ये डंडा सा है, जो भी आप मान लीजिए रस्सी पे ये चल रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ क्या है सिंगली, ठीक है, और एक तरफ है लिट्टे, कुछ इस तरीके से, यानी एक तरफ तमिल लोगों को दिखाया जा रहा है तो एक तरफ सिंगली लोगों को दिखाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसके बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इमेज से हमको ये समझ में आया, बस इतना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए उपरोक्त कार्टून जो है वो किस देश से रिलेटेड है? श्रीलंका से रिलेटेड है। और दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? तो ये वहाँ के राष्ट्रपति राजपक्षे हैं, ठीक है, वहाँ के नेता हैं, आप ऐसे कह सकते हो। और दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिंह जो है वो किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंह जो है वो सिंगली की तरफ इशारा करेंगे, बाघ जो है वो तमिल और भारत की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है, लिट्टे की तरफ। तो इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं किसकी बात है। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका देश की बात है, राजपक्षे वहाँ के नेता हैं, सिंगली और तमिल के बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा है उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, उसी का ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। जो आप देख रहे हो इसका एक और वर्जन हो सकता है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके एक हाथ में तो आपको यूएन है और यूएन का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये जैतून की पत्तियां दिखाई दे रही है। जैतून की पत्तियां जो होती है वो शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको ये नुकीले हाथ दिखाई दे रहे हैं जिसमें वॉर लिखा हुआ है। वॉर का मतलब होता है युद्ध, ठीक है, यानी एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की धमकी। तो इन्होंने कहा है कि इफ द राइट वन डोंट गेट यू, यानी कि अगर आप इस तरीके से नहीं मानोगे तो फिर ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, वॉर करनी पड़ेगी। तो ये आपको बताया गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए प्रस्तुत कार्टून में जो दिखाया गया व्यक्ति है वो किस देश की तरफ इशारा कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड है कि कार्टून में जो दिखाया गया व्यक्ति है उसके दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, दाएं मतलब राइट हैंड में। और आम सभा के कोई दो कार्य बताइए। ये आ रखे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यूएसए की बात चल रही है, यूएसए कह रहा है कि अगर इस तरीके से नहीं मानोगे ना तो फिर ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि इसमें जो दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, तो आपको सभी को पता है ये यूएनओ का चिन्ह है, संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हो आप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि आम सभा के कोई दो कार्य बताइए। आम सभा के जो दो कार्य हैं उसमें क्या है कि आम सभा जो है वो यूएनओ का एक अंग है, ठीक है, अंग मान लीजिए, और उसके 193 मेंबर है, 193, ठीक है, और 193 जो है वो सभी देशों का यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुख्य निर्णय जो है वो 2/3 सदस्यों की सहमति से, यानी 2/3 के बहुमत से यहाँ पे फैसला लिया जाता है। और एक और बात, आम सभा में सभी मेंबर्स को एक वोट मिलता है, एक वोट हासिल है, और सभी के वोट की वैल्यू जो है, महत्व जो है वो समान है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ बता सकते हो। अब इसका एक और वर्जन हो सकता है कि अमेरिका की सीधी सीधी धमकी है, ठीक है, दुनिया को, अमेरिका का वर्चस्व है, वर्चस्व दिखा रहा है कि अगर इस तरीके से नहीं मानोगे ना तो इस तरीके से मनवा दूंगा। तो शायद ये भी हो सकता है इसका। तो क्वेश्चन कैसा पेपर में आएगा, आंसर उसी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखो। ये एक व्यक्ति है, ये एक रस्सी पे चल रहा है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ आतंकवाद की समस्या दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं की समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये बैलेंस करके अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आतंकवाद और प्राकृतिक आपदा से आपको समझ में आ गया कि ये जो चैप्टर सुरक्षा है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि बताइए उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किस खतरे के बारे में बताया गया है। तो देखिए आतंकवाद कौन सा खतरा है, आतंकवाद सुरक्षा का नया खतरा है, यानी सुरक्षा के खतरे के जो नए स्रोत है ना उसमें आतंकवाद आता है और आपदा आते हैं। तो क्लियर पता लग गया ये नए स्रोत के बारे में जानकारी ले रहा है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि सुरक्षा के इन खतरों में से किस प्रकार निपटा जा सकता है। ये जो सुरक्षा के खतरे हैं इससे हम कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। और सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से होते हैं। तो देखिए कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, इससे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। ऐसे में दुनिया भर के देशों को एक साथ मिलना पड़ेगा, यानी कि सहयोग मूलक सुरक्षा की ओर इशारा कर रहा है। अगर आपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है तो वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, पारंपरिक और अपारंपरिक दो तरीके की बताई थी। पारंपरिक में दो तरीके के खतरे बताए थे, एक बाहरी और एक आंतरिक, याद आ रहा है आपको।
अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे आपको बाहरी और आंतरिक बता रखा था। बाहरी में क्या होता है, सेना से खतरा होता है किसी दूसरे देश की। आंतरिक में क्या होता है, गृह युद्ध का खतरा हो सकता है, लड़ाई झगड़े दंगे सांप्रदायिकता, कई तरह के खतरे हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। तो देखिए पहला है क्वेश्चन, कौन से खतरे को दिखाया गया है, तो सुरक्षा के जो नए खतरे हैं या नए खतरे स्रोत के रूप में वो बता सकते हो। सेकंड में क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा के तरीके अपना के, यानी कि सहयोग मूलक सुरक्षा वाले तरीके को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये तीसरा पूछा हुआ है कि पारंपरिक अवधारणा के खतरे कौन से होते हैं। सैन्य हमला हो सकता है, किसी पड़ोसी देश का हमला हो सकता है, जनसंहार किया जा सकता है, अलगाववाद या कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है देश के अंदर, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इमेज है और यहाँ पे लिखा है H2O। तो आपको सीधा सीधा पता लग गया होगा कि ये जल की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे पानी वाले संसाधन की बात चल रही है। और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर नंबर जो आपका पर्यावरण वाला चैप्टर है उससे है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, धीरे धीरे हमने पढ़ा था ना कि जल की कमी हो रही है, और आने वाले समय में हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध जो हो वो जल युद्ध कहलाए। तो जल की कमी हो रही है, सीधा आंसर है। और पेपर में कैसे आएगा, यही क्वेश्चन होगा, ऑप्शन में दे देंगे जल, पेट्रोल, खनिज संसाधन और XYZ लिख के कुछ भी दे देंगे, आपको उसमें से पहचानना होगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो पानी को ही माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, वे मध्य एशिया के देश बताने जिनके बीच में जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ था और किन कारणों से पेयजल की कमी को लेकर हो रहा था, नदी को लेकर विवाद था। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए पानी जो है इसकी कमी हो रही है, पानी एक क्या है, जल जो है एक साझा संसाधन है। इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में था, ठीक है, ये संघर्ष था। क्यों, बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और नदी को लेकर भी विवाद है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लिख कर नहीं बताने, आपके पास ऑलरेडी आंसर होगा, आपको बस उसका आंसर करना है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने इमेज है, वो ये है, ध्यान से देखिए, ये एक इमेज है पूरी। इसमें आपसे बताया गया कि उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, ठीक है। वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव दिख रहा है, और मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित कर रहा है। जब भी मैकडोनल्डीकरण की बात आ जाए तो आपको सांस्कृतिक परिवर्तन समझ जाना है। वैश्वीकरण का विरोध जो है इनमें से किन आधारों पर किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसको दिखा रहा है इमेज, ठीक है। मैकडोनल्डीकरण जो है वो किस देश की संस्कृति है, कहीं ना कहीं अमेरिका की संस्कृति है, जो पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया के लोग इसको अपना रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये अमेरिका हो जाएगा, यूएस से, ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर क्या है कि वैश्वीकरण का विरोध जो है किस आधार पे किया जा रहा है, भाई वैश्वीकरण का विरोध के कई कारण हैं। जैसे कि देखो, आर्थिक असमानता बढ़ रही है इसके लिए, ठीक है। जो MNC मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दुनिया भर में उनका कब्जा और विस्तार होता जा रहा है, इसके लिए हो रहा है। संस्कृति की मौलिकता पर बुरा असर हो रहा है, यानी कि लोगों की जो असली संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है और लोग अमेरिका की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो ये बता सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25, यानी अभी जो आपका नया सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ये कोई हाथ है, ठीक है, ऐसे करके, ये उंगली है, फिंगर्स है, और उसके बीच में एक लाइटर है जो जल रहा है। कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन वगैरह उससे रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपके सैंपल पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब जो आपका पिछले 2 साल से पैटर्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं। इन 4 ऑप्शन में आंसर होता है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया। पहले ऑप्शन नहीं आते थे, पहले क्वेश्चन होता था, आपको लिख कर आंसर करना होता था, लेकिन अब तो आपके सामने सीधा सीधा है, आपको बस पहचानना है। तो चलिए इसे समझते हैं। व्हाट डज द लाइटर इन द कार्टून सिंबलाइज, ठीक है। ये जो लाइटर इसमें कार्टून के अंदर दिखा रखा है ये किस चीज का प्रतीक के रूप में है, ठीक है, आपको ये बताना था। तो इसमें बता रखा है कि जो अर्थ है उसका यूज हो रहा है एक सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी कि एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर महाद्वीप जो है वो उसको जलाया जा रहा है कि एनर्जी के लिए, ठीक है, ईंधन सोर्स के लिए। द वर्ल्ड बीइंग यूज अप फॉर पावर, पूरी दुनिया जो है इसको शक्ति के लिए यूज कर रही है, आप ऐसे मान सकते हो। या जो महासागर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है, संसाधनों के लिए। महासागरीय संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने है। अब हिंदी में मैंने ये ट्रांसलेट कर रखे हैं, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। एक बार आप ध्यान से ना क्वेश्चन को हिंदी में देख लो।
कार्टून में जो लाइटर है वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन में है पृथ्वी का जो इस्तेमाल है वो ईंधन के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। सेकंड है कि ऊर्जा के लिए महाद्वीपों को जलाया जा रहा है। दुनिया का उपयोग शक्ति के लिए किया जा रहा है, या महासागरों का अपने संसाधनों के लिए दोहन किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो उपभोग है वो ईंधन के स्रोत के रूप में हो रहा है, यही आपको यहाँ पे बताना था। अब अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है कि कार्टून में जो उंगलियां दिखाई गई, जो फिंगर्स दिखाई गई है, वो चिमनी की तरह क्यों डिजाइन कर रखी है? एक चिमनी की तरह दिखा रखा है उन उंगलियों को। आप दोबारा से क्वेश्चन को देखिए एक बार, आप ध्यान से देखो इन उंगलियों को। आपको लग रहा है ना ये चिमनी की तरह बना रखा है? तो यही आपसे पूछा गया है कि क्यों भाई ऐसा क्यों दिखा रखा है चिमनी की तरह। तो ऑप्शन को देखते हैं। ये दर्शाने के लिए कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी का समर्थन कर रहा है, यानी पृथ्वी को सपोर्ट कर रहा है मनुष्य। बिल्कुल नहीं। ठीक है, केवल मनुष्य ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। कारखानों की सफाई में चिमनियों का महत्व को दर्शाया है, या औद्योगिक क्रांति के महत्व को बताया है। तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। केवल मनुष्य ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है या उसका कारण है, ये सही है। क्योंकि मनुष्य ही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का आखिर कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे कि कार्बन, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, मोनोऑक्साइड वगैरह इस तरीके की गैसें। और उन गैसों को कौन, उसका उत्सर्जन कौन करता है? मनुष्य करता है। तो सीधा सीधा आपको पता है बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्टून का मुख्य विषय हो सकता है कार्टून का मुख्य विषय क्या हो सकता है? तकनीकी प्रगति का उत्सव, वनों की कटाई और वन्य जीवों पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग में औद्योगिक प्रदूषण की भूमिका, या ग्रह को बचाने के लिए कचरे को कम करने का महत्व। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर दिख रहा है उसका यही हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें जो औद्योगिक प्रदूषण है इसकी क्या भूमिका है, कहीं ना कहीं ये इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से देखिए। दिखाने के लिए लाइटर के जो पुश बटन पर, ठीक है, मोटी चिमनी दिखाई गई है, यानी कि जो पुश बटन है लाइटर की वहां पे एक मोटी चिमनी दिखा रखी है। तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन में है केवल मनुष्य ही प्रदूषण को रोक सकता है, केवल विकसित देश ही प्रदूषण में योगदान करते हैं। देखो, केवल विकसित देश प्रदूषण नहीं फैलाते, विकासशील विकसित दोनों ही फैलाते हैं। ठीक है, विकसित ज्यादा फैलाते हैं। कारखानों को बंद करके प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर कारखाने बंद कर देंगे तो बहुत तरह के नुकसान भी हो जाएंगे। तो केवल कारखानों को बंद कर देने से पोल्यूशन नहीं रुकने वाला, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। पृथ्वी को बचाने के लिए चिमनियों को और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि केवल मनुष्य ही प्रदूषण को रोक सकता है। यदि मनुष्य चाहे तो प्रदूषण को रोक सकता है। ठीक है, तो ये है। अब आपके सामने देखो आंसर भी है, ओनली ह्यूमन कैन स्टॉप, यानी कि केवल ह्यूमन है, जो मानव है वो ही प्रदूषण को रोक सकता है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन था उसका तीसरा है, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसका बी ऑप्शन है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन है। ये सारे मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान से देखिए। एक राजा है जो किसी व्यक्ति पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल जी उसकी तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं ना 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 उठिए मत महाराज, बस हमको ये चीजें दे दीजिए। यानी विदेशी मामले हम देखेंगे, प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस का मामला हम देखेंगे, संचार यानी कम्युनिकेशन का मामला हम देखेंगे, यानी भारतीय संघ में शामिल हो जाओ और जो अधिकार तुम अपने ऊपर लेके बैठे हो हमें दो, हम निभाएंगे उसको, ये बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों का हस्तांतरण की मांग की जा रही? सिंपल बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? आप सभी जानते हैं कि जब रियासतों का विलय भारतीय संघ में कराया गया था तो उनसे हस्ताक्षर करवाए जाते थे, उसी को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, किन मामलों को मांगा जा रहा है? विदेश मामले, प्रतिरक्षा मामले, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो तीनों के आंसर आपके सामने हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हो, और ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए, ये एक इमेज है, यहाँ पे इलेक्शन कमेटी लिखा हुआ है, नेहरू बैठे हैं, उनके साथ कुछ और अन्य नेता बैठे हुए हैं। अब ये सारे के सारे जो नेता है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ शोर मच रहा है। तो ये क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से, इस इमेज से? तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था ना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कार्टून में जो भीड़ दिखाई जा रही है उसमें चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता को बताइए। आप कोई एक नेता बता सकते हो, जैसे नेहरू हो गए। ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ है, सिंपल।
तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। 1950 में बना था हमारा इलेक्शन कमीशन, सुकुमार सेन थे हमारे पहले चुनाव आयुक्त। ये सुकुमार सेन आता है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, यानी कि ये सारे जो उम्मीदवार हैं ये चाह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए, हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, उसी में फिर कौन बैठे हुए हैं ऊपर? नेहरू बैठे हुए हैं। नेहरू बता सकते थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेहरू है और नेहरू के सामने बहुत सारे लोग हैं, एक आंदोलन सा चल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विशाल आंध्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे महा गुजरात दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। यहाँ पे थोड़ा इमेज ब्लर है, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा। यहाँ महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्नाटका दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने में समझ में आ गया होगा कि ये इमेज कब की है। ये इमेज तब की है जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और लोगों ने मांग कर दी थी कि भाई हमारी भाषा के आधार पे हमारा राज्य बना दीजिए। और इस मांग को लेकर नेहरू बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें डर लग रहा था कहीं हम अगर भाषा के आधार पे राज्य बना देंगे तो उससे कहीं विवाद ना हो जाए, ठीक है, राज्य टूट ना जाए। तो ये सारा खतरा इनको लग रहा था। तो तब की ये बात है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश बना था, है ना, हमने पढ़ रखा है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बना था। सेकंड क्या है कि भाषा के आधार पे राज्य के पुनर्गठन का वायदा जो है वो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? ये 1920 में किया था इन्होंने, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था। तीसरा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बना। तो यही सारी चीजें बतानी थी। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, अब आप इसका आंसर देखिए। इसका आंसर ही नहीं टाइप करा मैंने, कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। ठीक है, आप लिख सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा और ये नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने इमेज है, ये मंत्रिमंडल है नेहरू का, कैबिनेट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि ये चित्र कब का है। एक तो ये पूछा हुआ है स्वतंत्र भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, और नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में किन दो विपक्षी नेताओं को शामिल किया था, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, इस क्वेश्चन के ना इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ये इमेज कब की है, आपसे ये पूछा हुआ है, इसको देखते हैं। तो ये 1948 में सी राजगोपालाचारी जो थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये इन्होंने गवर्नर जनरल के पद पे शपथ ली थी। उसके बाद जो नेहरू की जो अंतरिम सरकार है, ये इमेज तब की है। क्लियर हो गया कब की इमेज है? आप बता दोगे, नेहरू के मंत्रिमंडल की है। सेकंड क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी जानते हैं, नेहरू थे। तीसरा क्वेश्चन है कि नेहरू के मंत्रिमंडल में दो विपक्षी नेताओं को आपको बताना है। तो देखिए, इमेज को ध्यान से देखते हैं। ये है रफी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, ये हैं नेहरू, ये हैं सी राजगोपालाचारी, ये हैं वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृता कौर, और ये जॉन मथाई हो जाएंगे, और ये जगजीवन राम। ये जगजीवन राम याद रखना, ये वही जगजीवन राम है जब देश में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए थे तो जनता पार्टी जीती थी। इसमें चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है, ये बाबू जगजीवन राम हो गए, और मोरारजी देसाई। इन तीनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी। ये कह रहे थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। आपस में पीएम बनने के लिए लड़ रहे थे। मोरारजी देसाई को बनाया गया था, फिर मोरारजी देसाई थोड़े समय के बाद उनकी सत्ता से उनको हटा दिया गया। थोड़े समय के लिए कांग्रेस ने मजे लेने के लिए चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। 3-4 महीने में समर्थन खींच के उनकी भी सरकार गिरा दी, तब की बात। तो ये वही जगजीवन राम है जो लड़ रहे थे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब ऊपर देखिए, ये गॉडगिल हैं, ये नियोगी हैं। अब यहाँ पे दो पूछे हुए थे ना, ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति वो हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, BR अंबेडकर, ये हैं विपक्षी नेता। ये वो विपक्षी नेता हैं जिनको नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में, अपने कैबिनेट में जगह दी थी। और ये हैं आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ वाले, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये जनसंघ वाले हो जाएंगे। तो ये दो वो विपक्षी नेता हैं जो आपको पहचानने थे। फिर ये हैं गोपाल स्वामी अयंगर, और ये हैं जयराम दास दौलतराम। तो मैंने इन सब के नाम आपको बता दिए हैं। और वो दो नेता कौन से थे, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पेपर में ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है कि वो दो नेता कौन थे जो विपक्षी थे, जो यानी कांग्रेस के विपक्ष के थे, लेकिन उनको फिर भी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप इनमें से कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए पेपर में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो।
कमेंट कर दिया करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।